ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट हमें शुरू करना था। लंबा चैप्टर होगा इसलिए इसको 2-3 पार्ट में करेंगे, कोशिश करेंगे कि आराम से करें इसे, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और स्टेट के एग्जाम में भी। ठीक है, फंडामेंटल राइट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। एक ये और एक डीपीएसपी, इससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो इसको देखेंगे हम आराम से। तो फंडामेंटल राइट जो हमारे यहाँ है वो पार्ट 3 में है। ठीक है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, और हम लोग ज़्यादातर 32 तक पढ़ते हैं और उसके बाद का छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन उसको भी देखेंगे इसमें। ठीक है, तो हमारे यहाँ का जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया है? बिल ऑफ राइट, जो यूएस का बिल ऑफ राइट था। ठीक है, वहाँ से लिए बिल ऑफ राइट, यूएस का है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस में। और मैग्ना कार्टा से लिया गया कुछ चीज़ें। ठीक है, पार्ट 3, पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा क्या था? यूके में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ना, हम सुने यूके में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो राजा अपने हिसाब से जो भी करना था, मोनार्क जो होता था वहाँ का, वो अपने हिसाब से चीज़ें करता था। ठीक है, अपने हिसाब से करता था मोनार्क। तो जो वहाँ के लोग थे या नोबल थे या जिनको हम पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, उन लोगों ने एक दिन, मतलब राजा सैर पे था या कहीं था, उसको घेर लिया, पकड़ लिया और उससे एक एक वो साइन करवाया, क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट, कि अपने हिसाब से कुछ नहीं करोगे तुम। ठीक है, और मतलब लोगों के राइट प्रोटेक्ट होने चाहिए, ऐसे कुछ चीज़ें थी उसमें, कंडीशंस थी कई सारी। वही मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट था। ठीक है, आपका वही पढ़ेंगे तो मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा तो वही मैग्ना कार्टा। हम किसी भी चीज़ को कई बार बोलते हैं ना, ये मैग्ना कार्टा है, इसका ये मैग्ना कार्टा है, लेकिन मैग्ना कार्टा ओरिजिनली यूके से आया है। ठीक है, यूके से आया है। इसको जैसे हमारे यहाँ पार्ट 3 को भी अपने यहाँ मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें वो फंडामेंटल राइट हैं जो जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल बताया था कि आप कोर्ट जा सकते हैं उन राइट्स को लेके, उन राइट्स को लेके कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि सर हमारा ये फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। ठीक है, इसको वायलेट किया है किसी ने, चाहे इंडिविजुअल ने चाहे किसी गवर्नमेंट ने। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों के। ठीक है, कोई प्राइवेट एंटिटी भी हो सकती है और कोई पब्लिक एंटिटी, दोनों ही, अगर कोई भी आपका वॉलेट करता है फंडामेंटल राइट, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हैं आराम से। फिर हमारे यहाँ का जो फंडामेंटल राइट है वो ज़्यादा एलोबरेटेड है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ सारी चीज़ें एलोबरेटेड ही हैं। ठीक है, बाकी तो उसी की डिफिनेशन दी है कि ठीक है, एलोबरेटेड है, सब सारी चीज़ें मेंशन है। इस देखो, इन्वेजन बाय स्टेट और फ्रीडम ऑफ पीपल अगेंस्ट। ठीक है, अथॉरिटेरियन डिस्पोटिक रूल, इस ये सब मतलब एक ही होता है मिला जुला के, कि जो स्टेट है वो आपके राइट पे इन्फ्रिंज ना करे, आपको लिमिट ना करे किसी चीज़ के लिए, बाध्य ना करे। ठीक है, मतलब जो चीज़ें सही हैं उसके लिए उसके खिलाफ ना ले जाए। मतलब मान लीजिए कि बोलना आपका अधिकार है। ठीक है, अब वो बोलने पे तुरंत सजा कर दे कि कोई भी सरकार की बुराई करेगा तो जिसको जेल होगी, तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, तो ऐसा ना करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है काफ़ी चीज़ों की। और लेकिन ऐसा नहीं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे गालियाँ दें किसी को। ठीक है, गालियाँ देने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत एसेंशियल है किसी भी पर्सन के लिए, उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। राइट जो है फंडामेंटल है, दोनों दो वर्ड मिला के बनाइए, फंडामेंटल राइट। ठीक है, आपके अधिकार हैं और फंडामेंटल अधिकार हैं। फंडामेंटल मतलब कि बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपके जीवन के लिए, आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल, ये सारे जो आपके मतलब किसी आदमी इंसान में निहित होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं ये सारे अधिकार। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल मतलब राइट्स हैं। ठीक है, अलग अलग आर्टिकल में, इनको वो 14 से लेके 32 तक में डिवाइड किया गया है। इसके बाद भी 3 हैं, वो उनको नहीं इसमें रखा है, लेकिन वो भी फंडामेंटल राइट के ही अंदर में आते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक। ठीक है, समानता का अधिकार। समानता का मतलब होता है इसमें, यहाँ का समानता मतलब है कि आप दो तीन तरह की समानता है। एक जैसे जो लॉ है, ठीक है, लॉ के आगे सब इक्वल है। ठीक है, लॉ के आगे सब इक्वल है और लॉ सबको इक्वली ट्रीट करेगा। एक ये अधिकार हुआ, मतलब इक्वलिटी का। एक और होता है कि किसी को कोई भी प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, किसी को कोई भी प्रिविलेज नहीं है, प्रिविलेज नहीं है, प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, किसी को कोई भी प्रिविलेज नहीं है, वो भी समानता होती है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे दो लोग हैं, एक को प्रिविलेज है भाई कि ये कहीं पैदा हुआ था राजवाड़े खानदान में, इसको अलग प्रिविलेज है कि ये कुछ भी कर सकता है, और ये बंदा साधारण फैमिली में पैदा हुआ है, इसको अधिकार ही नहीं हुआ।
तो वो चीज़ नहीं है अपने यहाँ, ठीक है? चाहे वो रजवाड़े में पैदा हो, चाहे सामान्य घर में पैदा हुआ, दोनों को समान अधिकार है हमारे यहाँ, ठीक है? तो वो प्रिविलेज नहीं है किसी को, ऐसा, ठीक है? और लॉ सब पे इक्वली अप्लाई होगा और लॉ सबको इक्वली ट्रीट करेगा। कहते हैं कानून के सामने सब बराबर हैं, वो वाला लॉ, ठीक है? फिर राइट टू फ्रीडम, हाँ, मतलब आपको क्या करने का आज़ादी है, क्या-क्या करने का आज़ादी है। हुँ, इसमें 1919 लेके 22 तक है ये आर्टिकल फ्रीडम। तो जो हम कहते हैं बहुत बार सुनते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन, ठीक है, बोलने की आज़ादी, एसोसिएशन की आज़ादी, आप कोई ग्रुप ग्रुप वगैरह बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप जो हैं वो वैसे वायलेंट ग्रुप नहीं बना सकते, नॉर्मल ग्रुप एसोसिएशंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव बना सकते हैं, ठीक है? कहीं जाने की आज़ादी, कहीं घूम सकते हैं, पूरे देश भर में आप घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं बिना रोक-टोक के, लेकिन कुछ जगह नहीं जा सकते, ठीक है? कुछ जगह पे निषेध है। जैसे कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ नहीं जा सकते खुलेआम कि मतलब हम कहीं भी चले जाएँ ट्राइबल एरियाज़ में, क्योंकि वो ट्राइबल का अपना अधिकार है ना, आप उसको नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। जो हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आप घुस नहीं सकते उसमें टाइल रख के कि नहीं हमारा हमें तो घूमने का अधिकार है, हम जा रहे हैं भाई, ठीक है? नहीं नहीं जा सकते, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन बाकी जगह जो पब्लिक स्पेसेस हैं, आप वहाँ घुस सकते हैं, किसी के घर में नहीं घुस सकते हो, घूमने के नाम पे, ठीक है? हाँ, वो भाई उसका अधिकार है ना एक इंडिविजुअल का, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पब्लिक स्पेसेस जो हैं ओपन है सबके लिए, सारी पब्लिक स्पेस सबके लिए खुले हैं, किसी भी सड़क पे आप जा सकते हैं। वो अलग बात है कि उस सड़क पे हो सकता है टोल टैक्स आपको देना पड़े, ठीक है? ठीक है, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ जो हमारे अधिकार हैं कि आपसे बेगारी नहीं करा सकता कोई, बेगारी मतलब बिना पैसे दिए काम कराना, ठीक है? बच्चों को हज़ार्डस चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते हो। जो हज़ार्डस चीज़ें होती हैं, मतलब कि किसी केमिकल फैक्ट्री में उनको काम पे लगा दिया, ठीक है? ये सब नहीं करा सकते हो। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको कोई भी धर्म अपनाने का, उसको प्रोफ़ेस करने का, प्रैक्टिस करने का अधिकार है, ठीक है? आप कोई धर्म अपनाना चाहते हो, आप हिंदू से मुस्लिम बनना चाहते हो, मुस्लिम से हिंदू बनना चाहते हो, बन सकते हो, ठीक है? लेकिन आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्ट करना आपका अधिकार नहीं है, कन्वर्जन आपका अधिकार नहीं है, ठीक है? कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आप खुद कन्वर्ट हो सकते हो, लेकिन उन किसी दूसरे को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, फ़ोर्सफुली ऑब्वियसली फ़ोर्सफुली, ठीक है? फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एजुकेशन राइट में क्या है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए है ये, बाकी भी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए है कि वो अपने जो उनकी कल्चर हैं और उनके जो कल्चर है और एजुकेशन है, उसको वो बचाए रख सकते हैं, खुद का इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं उन अपने रिलीजियस टीचिंग को पढ़ाने के लिए, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा मदरसे होते हैं, ठीक है? मदरसों में क्या होता है, रिलीजियस टीचिंग जैसे इस्लाम की, ठीक है? तो वो कर सकते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है? फिर राइट टू प्रॉपर्टी ये हटा दी गई है, ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी ये हटा दी गई। ये जो प्रॉपर्टी का अधिकार था, इसको खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था जो हमारे यहाँ मतलब लैंड रिफॉर्म होने थे, ठीक है? लैंड रिफॉर्म बताया था मैंने पहले भी, लैंड रिफॉर्म होना था, उसके लिए इसको हटा दिया गया। क्यों? भाई अब कोई ज़मींदार है, ठीक है? ज़मींदार है, ज़मींदार के पास ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है? बहुत बड़ी ज़मीन है उसके पास। अब आप चाहते हो कि इसकी ज़मीन हम लेके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें लोगों में जो वहाँ पे मज़दूर थे, ठीक है? और इनको थोड़ा-सा हिस्सा देंगे और बाकी ज़मीन बाँट देंगे अलग-अलग में। अब लेकिन इसका अगर ये फंडामेंटल राइट है तो आप उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो। ज़मींदार का फंडामेंटल राइट है भाई कि उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्रॉपर्टी उसका अधिकार है, ठीक है? फंडामेंटल राइट है। तो अब इसको फिर इसी को बैलेंस करने के लिए और डीपीएसपी में है कि डीपी में एसपी में क्या था, डीपीएसपी में था, ठीक है? कि इक्वालिटी आपको लानी है समाज में। तो अब भाई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि इन लोगों के पास तो बहुत पहले बहुत सारी ज़मीनें हैं, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ले भी नहीं सकते। तो क्या किया पहले राइट टू प्रॉपर्टी हटाया यहाँ से, ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300 में है, 300 ए में शायद, ठीक है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है? क्योंकि लिखा तो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको राइट टू प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी है, 30 आर्टिकल 300 ए पे भी है, लेकिन है, ठीक है? फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये बताया था। सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि अगर आपका आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ, ठीक है, आर्टिकल 21 अगर कहीं से भी इन्फ्रिंज होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? अदर केस में जा सकते हो, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट 226 के अंदर में रिट वगैरह जारी करता है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाओ बाकी केसेस के, ठीक है? अगर लेकिन आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज हो रहा है डायरेक्टली, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बाकी केस में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 21 इसके केस में भी जा सकते हो, लेकिन ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है? ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज़ डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1978 बताया था अभी। और ये आर्टिकल 300 ए में है, पार्ट 12, ठीक है? राइट टू
प्रॉपर्टी जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है अभी भी आर्टिकल 300A में है, पार्ट 1। ठीक है, तो अभी हमारे पास केवल 6 फंडामेंटल राइट हैं, शुरू में 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। ठीक है, फिर फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल के क्या फीचर्स हैं। ठीक है, देखो कल हमने देखा था ना, कुछ अधिकार हैं जो सबको हैं हमारे यहाँ। दो तरह होते हैं ना, एक होते हैं सिटीजन, एक होते हैं सिटीजन। ठीक है, इंडिया में कौन कौन रहता है, एक होते हैं सिटीजन या सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरे कौन है, फॉरेनर्स। ठीक है, फॉरेनर, फॉरेनर या एलियन, जिनको कहते हैं एलियन। ठीक है, एलियन, एलियन में दो थे, फ्रेंडली वाले। ठीक है, फ्रेंडली, और एक दूसरा एनिमी वाला। ठीक है, एनिमी। हाँ, ठीक है, तो सिटीजन को ज़्यादा अधिकार है, एलियन या फॉरेनर्स को कम अधिकार है। ठीक है, इनके कम अधिकार हैं, और उनमें भी जो एनिमी एलियन है इनके और कम अधिकार हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा अधिकार आपको सिटीजन, जो सिटीजन होगा इंडिया का उसको ज़्यादा अधिकार होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन जो फॉरेनर है उनको भी कई सारे अधिकार हैं, लेकिन वो सिटीजन से कम है। ठीक है, कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो सिटीजन को ही हैं, वो फॉरेनर को नहीं है। और फॉरेनर में भी जो एनिमी फॉरेनर्स होते हैं उनको तो और कम है। ठीक है, जैसे उनको डिटेन कह सकता है बिना मतलब के, अगर तुम एनिमी एलियन हो तो तुम्हें डिटेन कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। यहाँ क्यों घूम रहे हो, जैसे पाकिस्तानी आ गया इंडिया में गलती से तो पकड़ लेंगे तुरंत उसको। ठीक है, सम ऑफ देम आर अवेलेबल टू ओनली टू सिटीजन, while others are available to all persons whether citizen foreigner legal person और लाइक कॉर्पोरेशन या कंपनीज। ठीक है, ठीक है, फिर दे आर नॉट एब्सोल्यूट बताया था बट क्वालिफाइड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अभी हम जब देखेंगे तो इसमें जो जो हमारे यहाँ पहला अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, उसमें ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, वो पहले अमेंडमेंट से लगाई गई हैं। ठीक है, उसके पहले इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनली बना था उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया था फंडामेंटल राइट को लेके। लेकिन बाद में जो पहला अमेंडमेंट आया तो पहला काम ये किया गया कि उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कई सारी। ठीक है, 9 रिस्ट्रिक्शन हैं टोटल, 9 चीज़ें देख के फिर आप अपना अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, और दे कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। ठीक है, अगर और ये भी है कि मतलब जो पार्लियामेंट है वो उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है पार्लियामेंट। हाँ, स्टेट नहीं लगाता है, याद रखना इस केस में। जो है वो पार्लियामेंट लगाएगा। ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट पार्लियामेंट ही कर सकता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकता है। स्टेट कोई रूल निकाल सकता है पर वो अमेंड नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी चीज़ को लेके मान लो कि जैसे सेक्शन 144 लगता है, सेक्शन 144, हाँ कर्फ्यू लगा दिया किसी जगह पे, तो कर्फ्यू लगा दिया तो वहाँ पर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कोई वहाँ चार लोग ज़्यादा नहीं घूम सकते एक साथ। हाँ, और या किसी आवर में फिक्स रहता है कि इतने से इतने बजे तक बाहर निकल सकते हो, तो वो रूल है कोई चीज़। ठीक है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, वो जो सरकार होती है, राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, और वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, अमेंडमेंट एक तरह से परमानेंट माना जाता है, और उसको चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट का भी अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन जो है रीजनेबल हैं या नहीं है, इसको कोर्ट डिसाइड करेगी। आपने कोई चीज़, किसी रिस्ट्रिक्शन लगाया किसी फंडामेंटल राइट पे, उसको कोर्ट बताएगी सही है या नहीं है। आप कोर्ट जा सकते हो, कह दो कि सरकार ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, अब इससे हमारे जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो कोर्ट बताएगी कि सही है या नहीं है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, मतलब जो एक इंडिविजुअल का राइट होते हैं और सोसाइटी एज अ होल, ठीक है, उनके राइट्स को बैलेंस करने की कोशिश करती है। ठीक है, ठीक है, फिर ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसको कहते हैं निगेटिव राइट। दो तरह के राइट होते हैं, अभी आप शायद इसमें हो या ना हो, बता देता हूँ ऐसे ही। निगेटिव राइट होता है एक, निगेटिव निगेटिव राइट। ठीक है, निगेटिव राइट, और पॉजिटिव राइट। ठीक है, पॉजिटिव राइट, निगेटिव और पॉजिटिव राइट। निगेटिव राइट मतलब जहाँ पे स्टेट को म्यूट होना पड़ता है, स्टेट को कोई एक्शन नहीं लेना है, वो निगेटिव राइट है। ठीक है, पॉजिटिव राइट जहाँ स्टेट को एक्शन लेना है। ठीक है, मान लो कि जैसे निगेटिव राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में जब तक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी वो निगेटिव राइट है। स्टेट को म्यूट होना पड़ेगा, स्टेट को कुछ नहीं करना उसमें, आदमी को उसके अधिकार को एंजॉय करने का मौका दो। ठीक है, वो निगेटिव राइट है। पॉजिटिव राइट क्या है कि जैसे मान लो कि छुआछूत के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 17 कि छुआछूत नहीं कर सकते।
लेकिन अब कोई अगर छुआ-छूत कर लेगा तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। जब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना है। तो उसके लिए क्या करेगी सरकार, गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, वो कानून बनाएगी ना कि अगर कोई छुआ-छूत करता है, अनटचेबिलिटी करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। तो वो पॉज़िटिव, ठीक है? वो पॉज़िटिव राइट हुआ। पॉज़िटिव मतलब ये स्टेट के सेंस में है कि वहाँ पे स्टेट जो है वो एक्टिव है आपके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आपके साथ कोई छुआ-छूत ना कर पाए, ठीक है? वो चीज़। फिर हाँ, ये देखो सम नेगेटिव्स आर इन सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, मतलब जो स्टेट पर लिमिटेशन लगाता है, स्टेट की अथॉरिटी पर लिमिटेशन लगाता है। और दूसरा है पॉजिटिव है, जो मतलब कुछ प्रिविलेज जो है वो उन पर्सन को देता है, ठीक है? ठीक है। फिर दे आर जस्टिसेबल देखा था, मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं कि आपका राइट जो है वॉयलेट हुआ है। अब और जो कोर्ट है उसको इन्फोर्स करेगा, रिट्स इशू करते हैं ना, रिट्स आगे होंगे वो हम देखेंगे। फिर दे आर डिफेंडेड एंड अग्रीव, दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो जो पर्सन है वो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है, ठीक है। और ठीक है, मतलब उसके डायरेक्टली जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जब हम फंक्शन देखेंगे तो उसमें देखेंगे ना कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, हाँ ओरिजिनल, और एपलेट, तो तीन होते हैं ना, एपलेट, ठीक है। तो वो हम देखेंगे उसमें उसमें होता है कि नॉर्मली जब सुप्रीम कोर्ट हम तब जाते हैं जब हाई कोर्ट मना कर दे, ठीक है, हाई कोर्ट मना कर दे, या हाई कोर्ट के केस उससे हम निर्णय से निराश हो गए तब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कोई भी पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, देखा था हमने कि जो हमारे राइट्स हैं वो सैक्रोसेंट या परमानेंट नहीं है, क्योंकि इनको अमेंड किया जा सकता है ना, इनको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको अमेंड कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो या उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। जो ऑब्वियस बात है, बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर को बनाती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा हमेशा, ठीक है। उन्होंने कहा टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे कि क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है या क्या नहीं है, ठीक है। फिर दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये तो हमने देखा था, अभी देखेंगे आगे जब इमरजेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कौन से, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दो के अलावा सारे राइट्स जो हैं वो भंग किए जा सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, ठीक है। और आर्टिकल 19 जो है वो कब सस्पेंड हो सकता है, जब एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर की इमरजेंसी हो, मतलब नेशनल इमरजेंसी हो, किस बेसिस पर, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, ठीक है, ठीक है। और नॉट ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन, ये तो अलग चीज़ है, मतलब अलग अलग, जो इंटरनल इमरजेंसी एक्सटर्नल इमरजेंसी ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है, उसी में लिखा हुआ है, ठीक है। जब एक्सटर्नल इमरजेंसी कब होगी, जब वॉर या एग्रेशन हो, कोई दूसरी कंट्री हम पर हमला कर दे, तो वो एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी। इंटरनल इमरजेंसी जब आर्म रिबेलियन हो जाए, जैसे इंसर्जेंस वगैरह तो होते हैं ना, ठीक है, किसी एक पार्ट में हमारे यहाँ इंसर्जेंसी हो जाए तो वहाँ इंटरनल इमरजेंसी लगेगी, ठीक है। ये सब बाद में चैप्टर 6 में बता रहा होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 31A, ठीक है, इसमें इनका स्कोप लिमिट किया गया, क्यों, जो 31A, 32B, 31B, ठीक है, इसमें 9 शेड्यूल आया था, हमने देखा था 9 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, ये भी पहले ही अमेंडमेंट्स आया, 9 शेड्यूल जो था, ये भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फर्स्ट था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें ही ये भी आया था, 9 शेड्यूल भी आया था, रिस्ट्रिक्शन भी आए थे, ठीक है। 9 शेड्यूल में क्या है कि कोई भी लॉ स्टेट का, किसी भी स्टेट का कोई भी लॉ या पार्लियामेंट का कोई भी लॉ, अगर उसको 9 शेड्यूल में डाल दोगे तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई भी लॉ हो सकता है, कोई भी लॉ हो सकता था, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी का लॉ भी हो सकता था। तो जो शुरू में लैंड रिफॉर्म वगैरह करने थे, वो जो कानून बनाया गया था, अलग अलग उससे, अलग अलग स्टेट ने जो बनाया था, उन्होंने अपने रिक्वेस्ट किया था कि इसको 9 शेड्यूल में डाल दो, ठीक है। पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की कि भाई इसको 9 शेड्यूल में डाल दो, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिसका जुडिशियल रिव्यू हो, और जुडिशियल रिव्यू होगा तो राइट टू प्रॉपर्टी उस समय तक था, ठीक है, हटा नहीं था राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी है तो ये कानून खत्म हो जाता, तो उन्होंने कहा कि 9 शेड्यूल में डाल दो और क्या कहते हैं, बचा रहेगा। तो शुरू में यही किया गया था, बाद में चेंजेस लाए गए थे, अमेंडमेंट लाए गए थे, उसमें बताया गया था कि कैसे बैलेंस करना है डीपीएसपी को और फंडामेंटल राइट को। तो ये जो आर्टिकल 31A, 32, 31B और 31C है, ये बाद में आए थे, ठीक है, शायद 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या उसके आसपास आए गए, ठीक है। 31A में क्या है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स मतलब जमीन जायदाद, वो जमींदारी जिसको कहते हैं एक तरह से, ठीक है।
किसी का। और 31B, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल, ठीक है, 9th शेड्यूल। एंड 31C, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और एक ये था कि अगर 9th शेड्यूल में कोई चीज़ डाली है, कोई एक्ट या रेगुलेशन, उनको बचाने के लिए। और 31A, ये किसी भी लॉ जो किसी भी किसी की ज़मीन अगर हड़प मतलब सरकार अगर एक्वायर कर रही है किसी की ज़मीन, उसको उस वाले लॉ को बचाने के लिए, ठीक है। ये 3 अलग-अलग तरह चीज़ को सेव करने के लिए ये 3 नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे बाद में। शायद एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं याद है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th या उसके आस-पास का ही है कहीं पे, ठीक है। नहीं, 74 कह रहे हैं, 24 या उसके आसपास का, ठीक है। मैंने 1974 के आसपास आया था, इसलिए 74 याद आ रहा है। ये 20 आर्टिकल 24 या उसके आसपास आया था, ये तीनों लॉ, ठीक है। आर्टिकल नॉट लॉ, ठीक है। देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनालॉगस सर्विस, ठीक है। वहाँ पर ये सारे आर्टिकल नहीं इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 33 हमने बात की। तो जो, हाँ, आर्म फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री हैं, पुलिस फोर्स है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या एनालॉगस सर्विस हैं, उन लोगों में ये फंडामेंटल राइट नहीं मिले उन लोगों को, ठीक है। उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है डायरेक्टली, जो संस्था होगी, आर्मी या वो है, वो डायरेक्टली लगा सकती है, भाई आप मतलब फंडामेंटल राइट मान लो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या आता है कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी बात किसी को, ठीक है। पर इनको ये अधिकार नहीं कि आप डायरेक्टली जाके किसी को कम्युनिकेट कर दो अपनी बात। इवन मीडिया इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते जब तक सरकार ना कहे आपसे, ठीक है। तो ये सब है, उन पे रिस्ट्रिक्शन, उनकी जो फंडामेंटल राइट है उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई सकती है। अब मान लो कि उनका फंडामेंटल फंडामेंटल राइट है किसी का कहीं जाना, उनका घर मन कर गया कि हमको घर जाना है, ठीक है, तो बिना लीव लिए थोड़ी चले जाओगे यार, ठीक है। ठीक है, ऐसा है, सही है। फिर देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय मार्शल लॉ के टाइम भी इनका जो एप्लीकेशन वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मार्शल लॉ एक तरह से मिलिट्री रूल होता है, ठीक है। जहाँ जब कहीं कोई एरिया डिस्टर्ब होता है, मतलब कि वहाँ पे इंसर्जेंसी हो गई वहाँ पे, ठीक है, तो सरकार ने कहा कि यहाँ मार्शल लॉ लगेगा, जो वहाँ का आर्मी हेड होगा वो इस एरिया को एडमिनिस्टर करेगा उतने दिन तक जितने दिन तक सरकार कहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंसर्जेंसी है, गोलीबारी हो रही है, रोज मर्डर हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्राइम हो रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी को लाया जाता है कि भाई आप कंट्रोल करो, कुछ दिन देखो इसको, ठीक है। तो वही कहते हैं मार्शल लॉ लग गया है, और तब तक जब तक मार्शल लॉ रहेगा तो आपके सब अधिकार जो है वो छिन जाएंगे उस जगह पे। आर्मी का अधिकार चलता है वहाँ पे उतने टाइम तक, ठीक है। तो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये लगता है मिलिट्री रूल, ठीक है, ताकि वहाँ पे नॉर्मलसी फिर से लाई जा सके। आर्टिकल 34, ठीक है, ये हो गया। फिर मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, मतलब आप कोर्ट जाओगे या मतलब डायरेक्टली इन्फोर्सेबल मतलब वो अपने आप में ही सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप बोल दें, उसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बोलने के लिए कानून बना है, नहीं, ऐसा आपने नहीं सुना होगा कहीं। वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, मतलब आप बोलेंगे हो गया, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वाइल अ फ्यू ऑफ देम कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन बेसिस ऑफ लॉ, ठीक है, ये हमने देखा था। जैसे रिजर्वेशन वगैरह है, ठीक है, वो भी हमारे अधिकार हैं एक तरह से, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन एक तरह से अधिकार ही दिए हैं, उसी के हिसाब से मिला है उनके, जिनको भी है। और कुछ चीज़ें हैं उनको मतलब कुछ चीज़ों से बचाने के लिए भी आपको लॉ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे किसी को एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है, तो उसके लिए भी तो लॉ लाना पड़ेगा ना, कि भाई ये काम नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है, ये काम नहीं कर सकते हो या ये काम कर सकते हो, तो उसके लिए भी लॉ लाना पड़ेगा। हाँ, लेबर लॉज आते हैं, एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए, लेबर लॉज एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए। तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ लॉज जो आपको एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है, तो उसके लिए लेबर लॉज आएगा। तो वो बोल रहा है कि कुछ सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, कुछ के लिए अलग से लॉ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वो सब जो है पार्लियामेंट ही बनाएगा। Such law that can be made only by the parliament and not by state legislatures are so uniformity throughout the country is maintained under आर्टिकल 35, ठीक है। वो आर्टिकल 35 के अंदर में है। स्टेट भी बना सकता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, मतलब जब पार्लियामेंट को ऐसा लॉ बनाएगी और कह दे कि स्टेट अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, तो उसमें स्टेट जो है उसी लॉ को लेगी मेजर वाला, और उसमें अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर लेगी और अपने यहाँ एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। ये आर्टिकल 35 के अंदर में। तो अब इसमें क्या है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 12 में कहा गया है स्टेट, स्टेट की डिफिनीशन, ठीक है। ये बड़ा ट्रिकी होता है, स्टेट की डिफिनीशन कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, और कई बार ये अलग अलग तरीके से पूछा भी गया है। पार्ट 3 में शुरू होता है, 12वां पहला स्टेट की ही है। तो स्टेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं स्टेट में, मतलब जब आप मान लो कि आपको गवर्नमेंट के खिलाफ जब केस करना होता है, तो एक आप होगा, एक आप पार्टी,
एक स्टेट मतलब वो कौन सी एजेंसी है, गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी आपके किसके खिलाफ केस करना है, ठीक है, वो चीज़ है। तो इसमें कौन कौन सा आता है स्टेट में, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ठीक है, ये सब मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन, ये ये सब क्या कहते हैं स्टेट में आता है। फिर गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जो राज्य हैं हमारे वो भी आते हैं, ठीक है, उनकी मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन, ठीक है। जितने लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सारे भी स्टेट के अंदर में आते हैं, स्टेट की डिफिनेशन में। फिर ऑल अदर अथॉरिटीज़, जैसे कि जो स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ हैं, एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, ये सब भी स्टेट के अंडर में आती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि एनसीईआरटी आता है कि नहीं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो संस्था है, ठीक है, तो वो भी आएगा ही ना, वो भी तो एक तरह का बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड हम कहते हैं कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या जो भी है, लेकिन ये भी एक तरह की संस्था है जिसको सरकार ने बनाई है। तो इसमें जैसे लिखा है स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी। स्टेचुटरी मतलब जिनको बाई लॉ बनाया गया है, ठीक है। स्टेचुटरी मतलब होता है जिनको पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, हाँ, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया है, ठीक है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ से बनाया है, वो स्टेचुटरी होते हैं। नॉन स्टेचुटरी वो होते हैं जैसे जिनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है, तो वो नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है। वो भी लीगल होती हैं पर वो नॉन स्टेचुटरी हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ वाइडर सेंस so as to include all its agencies, uh, action of these agencies that can be challenged in the court as violating the fundamental right, ठीक है। अगर ये कोई भी जो भी संस्थाएं हैं, जो भी ये हमने स्टेट देखा है, इनमें से कोई किसी का भी एक्शन अगर आपके फंडामेंटल राइट को अगर इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हो सरकार के खिलाफ, ठीक है। ये सरकारी एजेंसी है, इसके इस एक्शन से हमारा नुकसान हुआ है या हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्राइवेट बॉडी है या कोई एजेंसी है जो मतलब सरकार की मदद से काम कर रही है, वो भी स्टेट की डिफिनेशन में आएगी, ठीक है। वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, मतलब समझो कि कोई प्राइवेट एंटिटी है, कोई प्राइवेट एंटिटी है, हाँ, प्राइवेट एंटिटी है, वो क्या कहते हैं, वो गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन में है, गवर्नमेंट से कोलैबोरेशन में है, हाँ, या फिर वो गवर्नमेंट के अंडर में है किसी कॉन्ट्रैक्ट पर है, ठीक है, तो भी वो क्या कहते हैं स्टेट की डिफिनेशन में आएगी। कोई प्राइवेट एंटिटी है जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, या पीपीपी मॉडल समझ लो, पीपीपी में, या वो गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है, गवर्नमेंट का ही काम कर रही है, तो भी वो स्टेट की डिफिनेशन में आएगा। इनका कहने का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। प्राइवेट बॉडी या एजेंसी जो गवर्नमेंट स्टेट का इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहा हो, वो भी स्टेट की डिफिनेशन में आएगा, आर्टिकल 12, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जो भी लॉज जो इनकंसिस्टेंट हैं या डेरोगेटरी हैं फंडामेंटल राइट्स से, वो वॉइड होंगे। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, इनका सेंस था दोनों सेंस में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो भी लॉज बनाए जाएंगे फ्यूचर में या जो बनाए गए हैं पास्ट में, ठीक है, वो अगर फंडामेंटल राइट से मतलब कॉन्फ्लिक्ट में है, ठीक है, या उनको क्या कहते हैं वॉयलेट कर रहे हैं, तो वो वॉइड है। वॉइड मतलब खाली, खाली मतलब खत्म, ठीक है, वो खत्म है। फिर इसी को रीडिफाइन किया है, एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उनको जुडिशरी जो है रिव्यू कर सकती है, जो कि पावर मिली है आर्टिकल 32, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू कहीं डिफाइन नहीं किया गया है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। जुडिश ऐसे सिर्फ डिफिनेशन लिखी है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू अलग से नहीं डिफाइन किया गया मेरे ख्याल से, ठीक है। आर्टिकल 143 या उसके आसपास है कि वो अपने डिसीजन को वो कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। हाँ, वहीं पे है, वहीं पे 143 146 के आसपास है शायद, 146 है शायद, याद नहीं आ रहा है, वहीं के आसपास है। इसमें तो नहीं है, 32 में नहीं डिफाइन है ऐसा कुछ। फिर यह आर्टिकल 226, ये हाई कोर्ट के केस में, ठीक है, वो लोग रिव्यू कर सकते हैं किसी भी उसको, किसी भी जो भी कानून बनाया जाएगा, जो भी कानून है या कानून बनाया जाएगा, उनको रिव्यू कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। नॉर्मली हाई सुप्रीम कोर्ट करता है सेंटर के, और हाई कोर्ट करता है स्टेट के, ठीक है। तो कैन डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये आर्टिकल 13 में, यही आर्टिकल
जब भी हम देखते हैं ना कि कोई हमारे यहाँ कानून बना है, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हम लोग। सुप्रीम, जैसे अभी सीएए वाला केस था, किस केस में, किस में जाएंगे, वो सीधा आर्टिकल 13 में जाएंगे, भाई हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। पूछ जाएगा कौन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो कहेंगे राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, सबसे आसान होता है राइट टू इक्वलिटी। हाँ, इक्वालिटी वाला, ठीक है, नॉट वो वाला। या फिर फंड हमारा फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19, सॉरी, ठीक है, आर्टिकल 19 या राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14, ठीक है। तो वो बोल देंगे कि भाई ये हमारे राइट वायलेट हो रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो ये पावर कौन देता है, ये आर्टिकल 13 पावर देती है। कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब अगर वो आपके जो लॉज बनाए गए हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेशन में है, तो आप जा सकते हो। हम्म। फिर द टर्म लॉ, अब लॉ क्या क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल 13 में कहा गया कि जैसे हमने अभी देखा स्टेट क्या क्या होता है, अब हम देखेंगे लॉ क्या क्या होता है। क्या क्या चीज़ें लॉ कही जा सकती हैं, जो परमानेंट लॉज हैं, जिनको पार्लियामेंट ने बनाया है या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, वो लॉ के डिफिनेशन में आएंगे। फिर टेम्परेरी लॉज, जैसे कि ऑर्डिनेंस हुआ गया, जो जिसको प्रेसिडेंट या गवर्नर इशू करते हैं, वो भी एक तरह से लॉ आएगा। फिर स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या जिसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन कहते हैं, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, ये भी लॉ के अंडर में आती हैं। फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज जो होती हैं, जैसे कि कोई कस्टम हो गया, कोई यूजेस हो गया, जिनमें फोर्स का लॉ होता है, ठीक है। हमारे यहाँ कई रूल होते हैं ना जो कस्टमरी होते हैं, या फिर कन्वेंशन से हम कहते हैं कि चला आ रहा है, ठीक है। अगर वो लेकिन लिखा नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एक्शंस की एक खासियत ये है कि जब तक वो रिटर्न नहीं है, रिटर्न नहीं है, ठीक है, रिटर्न नहीं है, तब तक जो ऑफिसर वो बाध्य नहीं है इसको मानने के लिए, ठीक है। मानते तो इसलिए है कि भाई उनको डर लगता है कि कुछ एक्शन हो जाएगा हमारे खिलाफ, लेकिन वो बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कहा है कि अगर इंस्ट्रक्शन रिटर्न नहीं है तो वो बाध्य नहीं है, प्लस रिटर्न, अगर रिटर्न होगा कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी ऑर्डर, तो कोई भी जो उस इंस्ट्रक्शन से जो भी प्रभावित हो रहा है व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो, वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है ना, अगर उसके पास रिटर्न है कि ये पब्लिश हुआ है, ये नोटिफिकेशन सरकार ने दिया है कि इसमें इसमें ये चीज़ होगी और इससे हमारे राइट जो है इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। और अगर नहीं लिखा है कहीं पे तो आप नहीं जा सकते। सरकार ने कह दिया कि आप कल बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, सरकार ने मुंह से बोला कि आप बाहर निकलेंगे, आपकी जो सीएम है, डीएम है, किसी ने कह दिया, तो आप भाई डर के मारे बाहर नहीं निकलोगे, पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है ना, उसने अगर रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया कि नहीं निकलेगा कोई, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। कोर्ट पूछेगी कि भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ, ठीक है, तो आप क्या दिखाओगे, कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, ठीक है। इसलिए सरकार हमेशा सुप्रीम कोर्ट कहती है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कहती हैं कि सरकार अगर या कोई भी सरकारी जो आदेश है वो रिटर्न में होना चाहिए, हमेशा रिटर्न में होना चाहिए, भाई रिटर्न ऑर्डर ही माने जाएंगे, मौखिक आदेश नहीं माने जाते, ठीक है। फिर not only a legislation but any of the above can be challenged in the court as violating a fundamental right and hence can declared a void, ठीक है। तो कह रहा है कि लेजिस्लेशन ही नहीं, कोई इनमें से ऊपर जितने भी लिखे हैं, ठीक है, उन सारे में से अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, और उसको कोर्ट जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी कि अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट लॉ एंड हैज कैन नॉट बी चैलेंज। अच्छा, मतलब आर्टिकल 13 जो कह रहा है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो एक लॉ नहीं है, ठीक है। देखो, लॉ अलग चीज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अलग चीज़ होती है, मैंने शुरू में बताया था। जो पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट जो बनाती है वो लॉ होता है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट या सॉरी, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो बनाता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, वो जो बनाते हैं वो लॉ होता है, ठीक है, वो लॉ बनाते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट नहीं बनाते, अमेंडमेंट नहीं करते हैं। ये पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये मैंने कई बार बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को था, मतलब अमेंडमेंट का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन को था। जो आर्टिकल 368 है वो केवल प्रोसेस बताता है, प्रोसीजर बताता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, प्रोसेस या प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर।
वो पावर नहीं देता है, वो पार्लियामेंट को पावर नहीं दे रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट को पावर नहीं दे रहा है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लो, ठीक है। लेकिन फिर दिक्कत क्या हुई, तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो चेंज करना ही था भाई, क्योंकि जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो उस तरह से हम अगर काम करेंगे तो नहीं चल पाएगा ना, कई कई नई चीज़ आ रही है, ऐड करनी, सब्ट्रैक्ट करनी है, कुछ नए कानून बनाने हैं, उसके लिए हमें पार्लियामेंट को उसको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले बताया गया कि भाई नहीं, जो आर्टिकल 368 है वो अधिकार नहीं देता है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का, ठीक है, वो सिर्फ प्रोसीजर बता रहा है। तो फिर बाद में केशवानंद भारती में कहा कि नहीं, जो है अमेंडमेंट का अधिकार भी है, जो 368 है वो अधिकार भी दे रहा है और चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज वो भी वॉइड हो जाएगा अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करोगे अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये इसकी पूरी कहानी है। अब अलग अलग जो है उसमें यही ठीक है, बताया, उसी को डिफाइन कर दिया गया, राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या है, इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, मतलब कानून के आगे सब बराबर है और कानून सबको प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा, ठीक है। और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये हमने देखा। इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, रेजिडेंस, ठीक है, ठीक है, ये आप देखेंगे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किस बेस पे, कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे कई स्टेट ने कानून बनाया कि हमारे यहाँ कुछ जॉब जो हैं वो यहाँ के रहने वालों के लिए, निवासियों के लिए हैं, वो बाहर वालों के लिए नहीं है रिजर्व, ठीक है। तो इसमें आप देखो जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये चीजें आर्टिकल 14 या 15 में, ठीक है, आर्टिकल 15 में है, ठीक है। तो इसमें देखना रेजिडेंस वाला नहीं है, तो बाद में इसी का इस्तेमाल करके कई ने कानून बनाया। प्लस इसमें एक चीज और आएगी कि एक जो बाद में वो दिया है एक्टिव क्लॉज की, जो मतलब ये जो सारे चीजें हैं, ये जो पार्लियामेंट है उसको नहीं रोकती है कि वो कोई कानून ऐसा बनाए जो मार्जिनलाइज या पिछड़े लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ भी इसी में आई है बाद में, आर्टिकल 15 में, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट केस में, अनटचेबिलिटी केस बताया आर्टिकल 17 में, ठीक है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक टाइटल्स, ठीक है, क्योंकि ये उनको प्रिविलेज नहीं देती है, ठीक है, इनके टाइटल्स इसलिए रखे गए हैं मिलिट्री या एकेडमिक, ये उनको प्रिविलेज नहीं देती है, उनको बड़ा नहीं बताती है, ये उन्होंने अचीव अर्न किया है, ठीक है, इसलिए उनको अधिकार है कि वो अपने टाइटल्स लगा सकते हैं, जैसे एकेडमिक टाइटल में आपके डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, वो सब आ गए, डेंटिस्ट, जो भी आपने नाम के आगे लिखते हैं वो सब, ठीक है। और एबोलिशन टाइटल पहले बताया था, पहले कौन से चलते थे, खान बहादुर और राय बहादुर वाले, खान बहादुर, खान बहादुर, राय बहादुर, ये टाइटल देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ये बताने के लिए कि तुम यू आर मोर देन इक्वल्स, मतलब जो नॉर्मल सिटीजन है उनसे ज़्यादा हो तुम, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा अधिकार हैं, उनको इतने अधिकार नहीं है खान बहादुर, राय बहादुर को। तो ये टाइटल हटा दिया गया बाद में जब आज़ादी मिली, तो ये टाइटल हटा दिए गए एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। इसमें भी एक डिबेट थी कि जो भारत रत्न दिया जाता है वो गलत है, भारत रत्न क्या कहते हैं उनको सामान्य लोगों से ऊपर उठाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बताया गया कि भारत रत्न कोई टाइटल नहीं है, वो एक अवार्ड है, ठीक है, उनके जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जा रहा है, ये कोई टाइटल नहीं है कि उनको भारत रत्न मिला है तो वो ज़्यादा वो हो गए, ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम कौन कौन से हैं भाई, ठीक है, 19 से 22 में, 19 से 22 के बीच में, तो 6 फ्रीडम मिले थे 19 में कौन कौन से हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, हाँ, असेंबली का है, एसोसिएशन का है, मूवमेंट का है, रेजिडेंस का है, आप कहीं भी रह सकते हैं, प्रोफेशन का है, आप कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात है ना, इसमें बाद में रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई, कौन कौन सी अभी देखेंगे, उसमें 8 9 है शायद, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, ये आर्टिकल 20 में है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, मतलब आप किसी एक ही जुर्म के लिए 2 बार नहीं कन्विक्ट किया सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 है, ठीक है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये राइट बाद में जोड़ा गया था, पहले नहीं था ये, ठीक है, ये राइट बाद में जोड़ा गया। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है, ये डिटेंशन के केस के लिए, उससे बचने के लिए, बचाव के लिए आर्टिकल 22, ठीक है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं, और फोर्स लेबर, बेगारी,
इससे बचने के लिए है। फिर अब वही बात है, यहाँ पे सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा ना, सरकार कुछ कानून बनाएगी, कोई लॉ बनाएगी आपको बचाने के लिए, या कुछ फोर्स वगैरह बनाएगी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां से निकालने के लिए। तो यहाँ पे सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा, यानी ये पॉजिटिव राइट है, ठीक है, पॉजिटिव राइट है। हम्म। फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये भी देखो बचाने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन से बच्चों को। आर्टिकल 24। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें बताया था आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, पर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखना, कन्वर्ट, किसी को कन्वर्ट करना किसी का राइट टू फ्रीडम नहीं है, ठीक है। फिर अपने रिलीजियस जो अफेयर्स हैं उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने देखा कि कई धर्मों के अपने खुद के बोर्ड होते हैं, वो उनके पर्सनल लॉ वाली चीज़ें होती हैं ना, पर्सनल लॉज होते हैं, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉज होते हैं, वो रिलीजियस अफेयर्स हुआ उनका, कि ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। फिर फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जिजिया वगैरह नहीं लगता ना, है, प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, कि किसी रिलीजन, किसी धर्म का प्रचार कर रहे हो, आपसे टैक्स मांग लिया कि भाई पैसे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिजिया पहले लगता था ना, अब नहीं लगता जिजिया, नॉन मुस्लिम्स पर लगाते थे इस्लामिक रूलर्स। हम्म। जिजिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 28 है, कि कुछ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे अगर कोई रिलीजियस टीचिंग हो रही है तो आप उसको जरूरी नहीं कि आप अटेंड करो, ठीक है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर माइनॉरिटीज़ जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। एएमयू का केस अभी आपने देखा होगा, एएमयू का केस चल रहा है, ठीक है, उसकी मतलब वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी कह रहे हैं और नेशनल इंस्टीट्यूशन है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो नेशनल में कैसे, क्योंकि वो रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं फिर अलग लोगों को। और या जो उनके नॉन कोर वाले चीज़ें हैं वहाँ पे हिंदूज को नहीं या नॉन मुस्लिम्स को नहीं एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था कि या तो आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रहो, मतलब इस्लामिक वो माना जाएगा, माइनॉरिटी के ही माने जाएंगे, या फिर आप नेशनल माने जाएंगे, ऐसा कर, ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था इसमें। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट फॉर मतलब कोई भी है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ रिट्स इशू करती हैं, रिट्स कौन कौन सी हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी, क्वो वारंटो, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे, अभी तो सिर्फ ऐसे देख ले रहे हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स ऑफ फॉरेनर्स, ये हमने देखा था कौन कौन से राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को नहीं हैं और कौन कौन से राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को हैं, ठीक है, लेकिन एनिमी एलियंस को नहीं है वो चीज़ें, ठीक है, बताया था हमने, एक सिटीजन होता है, एक सिटीजन होगा, एक फॉरेनर होगा, ठीक है, सिटीजन और फॉरेनर, और फॉरेनर में दो होंगे, फॉरेनर में दो होंगे, कौन सा, एलाई, एलाई मतलब फ्रेंडली, और एनिमी, ठीक है, एनिमी दो होते हैं फॉरेनर। तो सबसे ज्यादा अधिकार किसको है भैया, सिटीजन को है, उससे कम फॉरेनर को है, उससे भी कम फॉरेनर में जो एनिमी एनिमी होते हैं, ठीक है, एनिमी फॉरेनर, ठीक है। तो कौन कौन सा अधिकार फॉरेनर्स को नहीं है, ठीक है, नहीं है, आर्टिकल 15, मतलब डिस्क्रिमिनेशन वाला उनको नहीं है। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी उनको नहीं है। फिर फंडामेंटल जो हमारे वो मतलब फ्रीडम्स हैं, फ्रीडम्स वाले आर्टिकल 19, वो भी उनको नहीं है, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ये भी नहीं है। फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाला आर्टिकल 30, ये भी नहीं है, ठीक है, ये सारे 29 30 दोनों नहीं था शायद, इसमें 30 लिखा, ठीक है, ये सारे नहीं है उनको, ठीक है। इसमें लिखा अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड नॉट टू फॉरेनर्स, ये सारे जो हैं ये सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिले, कौन कौन सा भाई, फिर से देख लो, इसको याद रख लो चाहे अलग से, ठीक है, 15, 16, 19, 21, 25 है, 21, और एक कौन सा राइट माइनॉरिटीज, 30, ठीक है, और 30, ठीक है, ये सारे जो हैं ये केवल इंडियंस को होंगे, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, फॉरेनर्स को नहीं है, 15, 16, 19, 21, 30, ठीक है। ऊपर 29 में था एक जगह, पता नहीं क्या कॉन्फ्लिक्ट है, देखते हैं अभी। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, ठीक है। तो ये वाले राइट जो है वो दोनों को हैं, मतलब इंडियन सिटीजन को भी हैं और फॉरेनर्स को हैं, कौन कौन से भाई, राइट टू इक्वालिटी, 14वां, ठीक है, 14, ये इंडियंस को भी है, फॉरेनर्स को भी है। आर्टिकल 20, ठीक है, जो मतलब
उनको प्रोटेक्शन फॉर ऑफेंस, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है, ये 20 है। फिर 21, ठीक है, या इसमें कह रहा है 21 दोनों को है और इसमें कह रहा था 21 नहीं है, चक्कर क्या है नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। फिर 21 ये दोनों को है। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस 22 ये भी दोनों को है। फिर 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला वो भी दोनों को है। हाँ 23 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब इन फैक्ट्रीज चिल्ड्रन का जो फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट है वो 24 वाला ये भी दोनों को है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ये 25 वाला ये भी दोनों को है, ठीक है। मैनेज पब्लिक अफेयर्स रिलीजियस अफेयर 26 ये भी है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है, 27 ये भी नहीं है, मतलब ये भी दोनों को है। और फ्रीडम फॉर फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन वर्शिप ऑफ सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 28 ये भी है। ठीक है, ये 11 राइट्स हैं, ये दोनों को है एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, ठीक है। और ये वाला सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है, ये वाला दोनों को अवेलेबल है। अब इसमें मुझे पता नहीं ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है कि इसमें 29 भी था, ठीक है, 29 था, इसमें 29 होना चाहिए था, एक जो मिसिंग लग रहा है। और दूसरा ये आर्टिकल 21 इसमें भी है और आर्टिकल 21 इसमें भी है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये भाई एक तरफ से कह रहा है सिर्फ इंडियंस को है, इंडियंस को है, फॉरेनर्स को नहीं है, और उसमें कह रहा है कि फॉरेनर्स को भी है और इंडियंस को भी है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है थोड़ा सा, देखना पड़ेगा ये कैसे है क्यों है। मतलब अगर सिर्फ इंडियंस को अगर अवेलेबल है तो फिर फॉरेनर्स को नहीं होना चाहिए। अब इसमें कह रहा है एक तरफ कि सिर्फ इंडियंस को है और दूसरे कह रहा है फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों को है। हम्म, चलो ठीक है, इसको देखते हैं। और इसमें आर्टिकल 29 मुझे क्यों लग रहा है मिसिंग है, आर्टिकल 29 भी होना चाहिए था इसमें। आर्टिकल 29 क्या था, अभी तो देखा था, हाँ कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, चलो देखते हैं बाद में। फिर अब राइट्स को अलग अलग इन लोगों ने डिफाइन किया है और उनको बताया कि जो भी केसेस वगैरह होंगे इससे रिलेटेड, या सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई वर्डिक्ट दी थी या ये कहाँ से आए हैं, उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। आर्टिकल 14 ये राइट टू इक्वालिटी है अपने आप पे, ठीक है। स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। ये मतलब स्टेट के ऊपर है कि स्टेट जो है किसी को भी इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ डिनाई नहीं करेगा उसकी टेरिटरी में, ठीक है, इंडिया के टेरिटरी में, बाहर नहीं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में जाके अपना राइट चला रहा है, नहीं। दिस प्रोविजन कन्फर्स राइट ऑन ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर्स, ठीक है, मतलब दोनों के लिए है ना आर्टिकल 14, फॉरेनर्स के लिए भी इंडियन के लिए भी, ठीक है। द वर्ड पर्सन, पर्सन इंक्लूड लीगल पर्सन मतलब स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और या कोई अदर तरह की लीगल पर्सन, ठीक है। तो इसमें जो पर्सन का मतलब है कि कोई भी लीगल पर्सन यानी लीगल एंटिटी, जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो रजिस्टर्ड होती है ना, ठीक है, सोसाइटीज होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है इसमें, इस पर्सन वाले डिफिनेशन में, ठीक है। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश से आया है, ठीक है, ब्रिटिश में था, ठीक है। और अमेरिकन और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो था ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ठीक है। अभी दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस याद रखना क्योंकि कई बार अपने आप यूपीएससी में पूछा गया, यूपीएससी में बहुत सही से इतने बढ़िया आपको ऑप्शन देंगे कि आपको सारा ही लगेगा और गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। दिक्कत ये है कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो जितने भी ऑप्शन देंगे ना आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे और आप कोई भी रैंडम मार के चले आओगे क्योंकि वो भी आपको सही लगेगा अपने हिसाब से। फिर इसमें जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, दोनों दिखने में ये सुनने में सेम लगता है पर दोनों अंतर है, ठीक है। पहले में क्या है, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज बताया था मैंने अभी, ठीक है, इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी के पास भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि किसी के पास स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। और इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोड। और तीसरा क्या है, नो पर्सन वेदर रिच पुअर हाई लो ऑफिशियल कुछ भी हो नॉन ऑफिशियल अबव द लॉ, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें हैं जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इसमें तीन चीजें हैं, तीन है। पहला क्या है, कोई प्रिविलेज नहीं है किसी को, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, प्रिविलेज नहीं है। दूसरा क्या है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो सबके ऊपर लॉ समान रूप से अप्लाई होता है, ठीक है। इक्वल सब्जुगेशन है, इक्वल सब्जुगेशन है, इक्वल सब्जुगेशन, इक्वल सब्जुगेशन, सबको समान रूप से झुका रहा है, ठीक है।
कि जो लॉ है। और तीसरा क्या है कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, ठीक है, लॉ के ऊपर कोई नहीं है, लॉ ही सबसे ऊपर है, नन अबव लॉ, ठीक है। तो ये तीन जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ में है, ठीक, इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये तीन चीज़ आप ध्यान रखना, एक प्रिविलेज वाला, एक इक्वल सब्जुगेशन, मतलब लॉ सब पे समान रूप से अप्लाई होगा, और कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, ठीक है, कानून से बड़ा कोई नहीं, कहते ना कानून से बड़ा कोई नहीं है, तो वो इक्वलिटी बिफोर लॉ के केस में है, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या क्या है भाई, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या है कि हाँ, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, बोथ इन द प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय द लॉज, ठीक है। मतलब कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा सबको सारे इक्वल सर्कमस्टेंसेस में, मतलब किसी एक बंदे ने मर्डर किया, दूसरे ने मर्डर किया, तो इसको भी फांसी की सजा होगी, इसको भी फांसी की सजा होगी, ये नहीं होगा कि ये गरीब घर से है या अमीर घर से है, इसको नहीं, इसको थोड़ा सा कम सजा मिले और इसको थोड़ा सा ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे में बोल रहा है कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, ठीक है, वही चीज़ है, पहला ही वाला ही उसी का विस्तृत रूप है एक तरह से, ठीक है। सेम लॉज अप्लीकेबल होंगे सेम पर्सन को जो इक्वली सिचुएटेड है, ठीक है। फिर तीसरा कह रहा है लाइक द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जो एक जैसे हैं उनको एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, ना कि अलग अलग, ठीक है, जो एक जैसे हैं उनको एक जैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगा, ना कि अलग अलग। लेकिन इसमें भी आप देखोगे बाद में थोड़ा सा पेंच है, मतलब कहने को तो है ये चीज़ें, लेकिन जैसे जो फिर रिजर्वेशन वाली बात आती है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वहाँ पे भी ये चीज़ें देखी जाएंगी और इसमें फिर नई डिफिनेशन आएंगी, ठीक है। तो ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो हमने क्या देखा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में इक्वल ट्रीटमेंट है सबका सभी सर्कमस्टांसेस में, मतलब सभी नहीं, इक्वल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। इक्वलिटी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल, जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ लोग जेल जाते हैं तो बड़े रौब में जाते हैं, उनका जो पुलिस वाले होते हैं पैर वैर छू रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ बेचारे जाते हैं मारे पीटे जाते हैं, तो वहाँ पे कह सकते हो कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है, एक को मार पीट रहे हो, एक का तुम सत्कार कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो वो गलत है ना। तो उसमें इनका कहने का मतलब है कि दोनों जाएंगे, दोनों जेल जाएंगे, ठीक है, दोनों जेल में जा रहे हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक को तुम वहाँ टीवी पे दिखा रहे हो, मोबाइल दे रहे हो, और एक को मार पीट रहे हो उसमें, ठीक है, तो वो चीज़ है। और दूसरा कि ये मतलब सरकार पर, हाँ इसी में कह रहा है कि सरकार पर अलग लाइबिलिटी वो इम्पोज करती है, ठीक है, कि तुम्हें उनको ट्रीट करना इक्वली दोनों को, ठीक है। और उसके बाद है कि इक्वल एप्लीकेशन सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, तो मतलब जो एक जगह पे हैं उन पर इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा, ठीक है, लॉ सेम अप्लाई होगा सब पे जो एक जगह पे हैं, एक उस पे हैं लेवल पर, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम देखेंगे बाद में जैसे गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनको कुछ छूट मिली है ना, वो भी अभी देखेंगे, इसमें बाद में आएंगे वो सब, ठीक है। थस फॉर्मर इज निगेटिव कॉन्सेप्ट वाइल लेटर इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो पहला वाला है वो निगेटिव है, कौन सा पहला वाला, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा वाला पॉजिटिव है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सरकार को एक्टिव होना पड़ता है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ में सरकार को कुछ नहीं करना है, वो बस देखे कि हाँ तुम ये कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इक्वल और held that where equal and unequals are treated differently, Article 14 does not apply. Article While Article 14 forbids class legislation, it permits reasonable classification of person, objects, and transaction by law. But the classification should not be arbitrary, artificial, or evasive. ठीक है? Rather, it should be based on intelligible differential, and substantial distinctions. ठीक है? मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां पर भी इक्वल और इनइक्वल, इक्वल जो है, इक्वल और अनइक्वल, अनइक्वल अनइक्वल मतलब इक्वली अनइक्वल मतलब एक मान लो कि अमीर है, एक जो है वो थोड़ा सा गरीब है, ठीक है, अब इनको अलग अलग ट्रीट कर रहे हो, अलग अलग ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 14 नहीं अप्लाई हो रहा है,
ठीक है, आर्टिकल 14 नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है। मतलब हमारा जो आर्टिकल 14 है वो क्लास लेजिस्लेशन को बैन करता है कि क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। लेकिन एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है लोगों का, पर वो आर्टिफिशियल इवेसिव और आर्बिट्री नहीं हो जाए। कोई एक बेस बनाओगे कि मान लो कि आपने सेट किया कि इतना इनकम जिसके पास है या इतनी प्रॉपर्टी है उनके लिए ये कानून है, जितने जिनके पास ये इतने प्रॉपर्टी है उनके लिए ये कानून है, तो वो चीज़ हो सकता है। लेकिन क्लास नहीं हो सकती कि नहीं अमीरों के लिए एक तरफा अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग। अब जैसे ये बंदा है जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, जब ये इस प्रॉपर्टी को पा लेगा तो इस पे ये कानून नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, जब वो एक लेवल जो सेट किया गया गवर्नमेंट का उसको अचीव कर लेगा, जैसे हमारे यहाँ बीपीएल के लिए हमने देखा है, बीपीएल के लिए कानून बनता है ना। ठीक है, अब जो बीपीएल लाइन के नीचे हैं, मान लो कि 1 रुपया भी नीचे है, ठीक है, तो उनके लिए कानून है। लेकिन अगर ऊपर उठ गए, 10 रुपये ऊपर उठ गए तो भी वो कानून खत्म हो गया। ठीक है, वो चीज़। फिर रूल ऑफ लॉ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एवी डाइसी से आया, ब्रिटिश जूरिस्ट थे। ठीक है, उनका जो मतलब थॉट था, ये कॉन्सेप्ट था, वो क्या था कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी मतलब जो अपने मन से कर लो कुछ भी। आज मन हुआ तुम्हें किसी को पीटने का, गए पीट दिए। ठीक है, आज मन है कह दिया आज कोई बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकला, आर्बिट्रेरी पावर। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर मतलब नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है, तो इन्होंने एक बता रहे हैं कि एक लॉ बनाया। ठीक है, अब वो जो लॉ को वॉयलेट करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, ये सबके लिए था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आर्बिट्री पावर नहीं है, लॉ के हिसाब से सब चलता है, कानून का राज जिसको कहते हैं, कानून का राज। आदमी का, इंसान का राज नहीं, कानून का राज चलता है। ठीक है, तो वो था एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड फॉर एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ या ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ दैट इज इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल सिटीजन, रिच और पुअर, हाई ऑफिशियल या लो ऑफिशियल जो भी हैं, नॉन ऑफिशियल, टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोड। ठीक है, ठीक है, को जो लॉ होती है उनको कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाता है। ठीक है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, पर उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? लॉ, जो ऑर्डिनरी लॉज होती हैं वो उसको एडमिनिस्टर करती हैं। अब कह रहा है कि कोई भी, जो भी बंदा है इस जहान में, वो उस पर ये लॉ जो है इक्वली अप्लाई होगा सब पे। ठीक है, सब उसके सामने झुकेंगे समान रूप से, समान रूप से सब उसके नीचे हैं। ठीक है, और इनको कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? ऑर्डिनरी लॉज। ऑर्डिनरी लॉज, वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो हैं, लॉ कोर्ट जो हैं, वो बताएंगी कि तुम भी इसके अंदर में ही आते हो, तुम इसके बाहर नहीं हो, भले ही तुम अमीर घर से हो या बड़े ऑफिसर हो। ठीक है, कोई मतलब नहीं। फिर तीसरा क्या था उनका पॉइंट? द प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इन is the result of right of individual as defined and enforced by the court of law rather than constitution being the source of individual right। ठीक है, क्योंकि हमने देखा यूके में जो है, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है ना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पर जो राइट्स है लोगों को, वो क्या कहते हैं, वो अपने आप मान लिए गए अधिकार जो है। ठीक है, primacy of rights of individual that is constitution is the result of right of individual as defined and enforced by the court of law rather than constitution। मतलब यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में एफआर है, फंडामेंटल राइट लिखा गया है कि ये अधिकार है आपको। ठीक है, लेकिन यूके में क्या था, यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहाँ पर जो है उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है। ठीक है, वो कहाँ से आया है? वो वहाँ की जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स ने जो ऑर्डर दिया, कभी कोर्ट्स के ऑर्डर से आया है कि आपको, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। अब तो चेंज हो गया है, ये थर्ड वाला पॉइंट जो है वो हर देश के लिए अलग अलग है। ठीक है, कोर्ट के लिए भी है, या पार्लियामेंट, उनके यहाँ पार्लियामेंट भी लॉ बनाती है, पार्लियामेंट बताती है कि कोई इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों चीज़ें बताती है, तो वो उनके रूल्स या जो राइट्स हैं उसको डिफाइन करती हैं। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसको इन्फोर्स कौन करता है? मतलब उनको इन्फोर्स जो हमारी जुडिशरी है वो करती है, और उनको चेंज करना या अमेंड करना वो किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है, वो पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट है वो इंडियन सिस्टम पर अप्लाई करते हैं, अप्लाई और ऑब्वियस बात है इंडियन सिस्टम पर अप्लीकेबल है। लेकिन थर्ड वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राइट्स आए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सुप्रीम है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या रूल ऑफ लॉ
एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 इज बेसिक फीचर। ठीक है, देख लो, रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक फीचर है जो आर्टिकल 14 में है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाई एन अमेंडमेंट। ठीक है, इसको अमेंडमेंट से भी खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इक्वालिटी में, हमने बताया था ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं स्टेट के। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर की इम्यूनिटीज जो हैं आर्टिकल 361 जो है। हाँ, और प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। ठीक है, ठीक है, वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, और ना ही वो क्या करते हैं उसके लिए वो आंसरेबल है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो सुप्रीम इनकी प्रेसिडेंट की पावर प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की पावर जो है, एग्जीक्यूटिव पावर है इनकी, गवर्नर। ठीक है, पावर इनकी है पावर, एग्जीक्यूटिव पावर इनमें निहित है, एग्जीक्यूटिव पावर इनमें निहित है, यूनियन में प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर। ठीक है, पावर इनमें निहित है, पर इनको एग्जीक्यूट कौन करता है, यहाँ पे पीएम करेगा, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे सीएम। ठीक है, या इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं ना, एग्जीक्यूटिव वो है, रियल एग्जीक्यूटिव ये है, नॉमिनल ये है। तो वो जो सारी पावर्स इनकी हैं वो ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जो सारी पावर प्रेसिडेंट की हैं उसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है भाई, सीएम, ये पीएम। ठीक है, पीएम ये लोग हैं। ठीक है, गवर्नर के केस में सीएम और या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के केस में पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा उसके लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर जिम्मेदार नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी रूल्स है, वो पीएम होंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है, और जो इनको वो दिया गया है, क्या कहते हैं, गवर्नर को क्या कहते हैं उसे, जो प्रिविलेज दिया गया है कि वो खुद से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। तो उसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, जो उनकी खुद की पावर है। फिर नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कॉन्स्टिट्यूट अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो उसकी शुरुआत नहीं की सकती या उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफिस में है अपने, मतलब अपने टर्म ऑफिस में है। मतलब 5 साल का उनका टर्म होता है ना, तो उस 5 साल के दौरान उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती भाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ना शुरू कर सकते हो ना कंटिन्यू कर सकते हो, अगर पहले चल रहा तो वो भी रुक जाएगा, और अगर शुरुआत करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस 5 साल के अंदर तक। ठीक है, उसके बाद भले शुरू हो जाए। ठीक है, no process for the arrest or imprisonment of president or governor shall be issued from any court during his term of office। ठीक है, उनको उनको इम्प्रिजन करने का या अरेस्ट करने का कोई किसी भी तरह का ऑर्डर जो है वो इशू नहीं कर सकता कोई भी कोर्ट। मतलब हमारे यहाँ का जो कोर्ट है, कोई सुप्रीम कोर्ट से लेके जूनियर कोर्ट तक, प्रेसिडेंट के खिलाफ और गवर्नर के खिलाफ अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर नहीं इशू कर सकता। ठीक है, नो सिविल प्रोसीडिंग no civil proceeding against president or governor shall be instituted during his term of office in any court in respect of the act done by him in his personal capacity, whether before or after he entered office। ठीक है, until expiration of 2 months after the notice has been delivered to him। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ नहीं चल सकती प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ, लेकिन जो सिविल प्रोसीडिंग है वो चल सकती है। उसके लिए 2 महीने का गैप मांगते हैं। ठीक है, 2 महीने का गैप के बाद, मतलब आप उनको नोटिस सर्व करेंगे, फिर 2 महीने के बाद उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग चल सकती है, सिविल प्रोसीडिंग। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग केस है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, क्रिमिनल केस नहीं चल सकता उन पर, सिविल केस चल सकता है। अब ये इसका सेंस मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि क्यों भाई, क्रिमिनल तो ज़्यादा ग्रीवियस होगा, सिविल कितना ग्रीवियस होगा। ठीक है, ठीक है, फिर नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन। ठीक है, और ऑफ अ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट। ठीक है, इसमें क्या रहा है कि कोई भी पर्सन उसके खिलाफ सिविल या प्रोसीडिंग मतलब सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती अगर वो किसी भी न्यूज़पेपर में, मतलब न्यूज़पेपर या टेलीविजन, रेडियो कहीं पे भी पब्लिश करता है जो पार्लियामेंट
या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको पब्लिश करने के लिए किसी को भी जेल नहीं हो सकती या उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता, ठीक है। फिर एक और प्रिविलेज है, कौन सी प्रिविलेज है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और ठीक है लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो प्रोसीडिंग के दौरान कुछ भी कहेंगे, ठीक है, कुछ भी कहेंगे या कोई भी वोट देंगे, उनके खिलाफ इसके लिए कोई भी केस नहीं हो सकता किसी कोर्ट में, ठीक है, या किसी कमेटी में भी अगर कुछ कह दिया या वोट दे दिया, आर्टिकल 105 के अंडर में जो उनको इम्यूनिटी मिली है एक तरह से, ठीक है। फिर यही चीज़ें हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी ये एमपी के केस में है, एमपी के केस में, ये एमएलए के केस में, एमएलए और एमएलसी जिनको कहते हो, ठीक है, एमएलसी, एमएलसी एमएलए केस में है, ये एमपी के केस में है कि वो अपने हाउस में कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी वोट दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कोई भी वोट दे सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो कहीं भी किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं है, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, दोनों ही केस में, यहाँ एमएलए एमएलसी और यहाँ एमपी के केस में, ठीक है। ये आर्टिकल 105 है और ये 194 है, ठीक है, सही है। फिर 131 सी, ये अभी देखा था हमने, थर्टी 100 कह रहे हैं, आर्टिकल 31 सी, ये एक एक्सेप्शन देता है किसको, आर्टिकल 14 को, किस किस केस में हमने देखा था, ठीक है, इस प्रोवाइड दैट लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन आर्टिकल बी और क्लॉज सी of Article 39 cannot be challenged on the ground that they have violated Article 14, ठीक है। इसमें कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जहां पर भी आर्टिकल 31 आएगा वहां आर्टिकल 41 चला जाएगा, ठीक है, तो याद रखना ये भाई। हाँ, जहाँ भी आर्टिकल 31 सी आएगा वहाँ जो आर्टिकल 14 है वो चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर फॉरेन सोवरेन या रूलर्स जो हैं, एम्बेसडर्स जो हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी इम्यूनिटी मिली है अपने यहाँ, ठीक है, मतलब उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, जो फॉरेन रूलर्स हैं, सोवरेंस हैं, मतलब मान लो ब्रिटिश मोनार्क, ऐसे ब्रिटिश मोनार्क जो है, ठीक है, वो, और ये किसी देश का एम्बेसडर जो है, राजदूत होता है, राजनयिक राजदूत, वो, ये कोई डिप्लोमेट हुआ उनका, ठीक है, उनका कोई डिप्लोमेट आया, वो उनके खिलाफ कोई भी तरह की सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, ठीक है, अनलेस अनटिल वो, शायद अगर वो केस इंडिया में हुआ हो तो ऐसा केस है, इसमें पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, मतलब विदेश में अगर कोई है तो नहीं चल सकता, इंडिया में अगर किसी खून कर देंगे तो अलग बात है, तब तो शायद चले। फिर यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज एंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, उन लोगों को भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और जो उसकी एजेंसीज हैं, उसके जो लोग हैं उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, इन लोगों को भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, ठीक है, इनके खिलाफ भी केसेस नहीं चल सकता, सही है, ठीक है। तो अभी हमने ये किया, आर्टिकल 14 देखा, इसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, मतलब आर्टिकल 15 के आगे की चीज़ें हैं, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे वरना ये लेक्चर फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।